हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हमारा यहाँ पर टॉपिक रहने वाला है, बट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के पीछे किन लोगों का एफर्ट था, कौन वो विद्वान लोग थे जिन्होंने हमारे देश के सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान रख करके सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको फ्रेम किया। और आज तक उसका रिजल्ट ये निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया एक डेमोक्रेटिक मैनर में कंटिन्यू कर पा रहा है। वहीं इंडिया के साथ के पड़ोसी देशों की बात कर लो, क्या हाल हो रहा है वहां पर। जैसे कि पाकिस्तान, मिलिट्री वहां पर डोमिनेट करती है, इलेक्शन होते हैं, सब बढ़िया है, बट वहां पर डोमिनेंस किसकी चल रही है? कंप्लीट मिलिट्री की। बांग्लादेश 1971 में बना था पाकिस्तान से अलग होकर के, उसके हालात, आज की परिस्थितियां क्या शो कर रही हैं, किस तरीके से शेख हसीना का एक तरीके से तख्ता पलट हो जाता है, मिलिट्री अब वहां पर रूल कर रही है इंटरिम गवर्नमेंट बना करके। वहीं पर किससे छुपा हुआ है कि श्रीलंका में क्या हाल हुआ था पिछले एक साल पहले, प्रोबेबली ज्यादा भी नहीं, या 6 महीने पहले क्या हाल था। ये चीजें शो करती हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, हमारे जो फोर फादर्स थे, उन्होंने कितना ज्यादा आगे की सोची है, कितना ज्यादा दूरदर्शी वो रहे होंगे, जिसके चलते इतना डाइवर्स कंट्री होने के बावजूद भी हम यूनाइटेडली साथ में आज चल रहे हैं और दुनिया में आज एक तरीके की मिसाल बन चुके हैं। तो ऐसे में हम यहाँ पर इसी मुद्दे को पूरा डिटेल में जानेंगे। सबसे पहली बात तो कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड सबसे पहले किसने की। देखो, जब हम गुलाम हुआ करते थे, इंग्लिश रूल हमारे ऊपर था, तो उस टाइम पर 1934 में एम एन रॉय जो थे, उन्होंने डिमांड की थी, अपनी तरफ से एक बात कही थी कि हमें ज्यादा भी नहीं तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टैब्लिश कर लेनी चाहिए जो कि हमारे लिए खुद से कानून बनाए। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है, जिसके अकॉर्डिंग पूरा सिस्टम है वो रन करता है। तो ऐसे में क्यों ना हम हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं और उसके लिए हमारी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो। तो ये आइडिया उनके द्वारा कहीं ना कहीं प्रोपाउंड किया गया और इस बात को फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया और डिमांड की कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। बट उस टाइम पर देखो, ब्रिटिशर्स इतने ज्यादा, कहते ना कि इतना ज्यादा हताश नहीं थे या परेशान नहीं थे कि आज ही हम इंडियंस की बात मान ले, क्योंकि ये वो टाइम था 1935 का जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी तक हुआ नहीं था, जिसमें बहुत बुरे हाल कर दिए थे हिटलर ने ब्रिटेन के, या फिर हम कहें ओवरऑल यूके के। फिर 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया की, फॉर फ्री इंडिया की बात को एकदम क्लियर कहा कि हाँ ये होना चाहिए। और साथ ही साथ उसमें जो भी मेंबर्स होंगे फ्री इंडिया में, उस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी वो एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर होगी। दैट मीन्स एलिजिबल इंडिविजुअल कौन होंगे? जिनकी उम्र उस टाइम की 21 साल की थी, आज के टाइम पे 18 साल हम बोल देते हैं, तो उसके आधार पर इलेक्शन करवाए जाएंगे, फिर लोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बनेंगे। ये बात पंडित नेहरू ने भी आगे एक्नॉलेज कर दी और फॉरवर्ड कर दिया। फिर 1940 में जब 1939 में आउटब्रेक हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, फिर एक साल दिया, थोड़ा टाइम बीता 5-6 महीनों का, तो 1940 में फिर ऑगस्ट ऑफर आता। आपको पता है ना, इंडियन सोल्जर्स को या इंडियंस को ब्रिटिश अपनी तरफ से लड़वाना चाह रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो ऐसे में इंडियंस को अपने फेवर में करने के लिए कई पासे, कई पत्ते फेंके थे, जिसमें पहला पत्ता था ऑगस्ट ऑफर। उसमें इंडिया की इस डिमांड को मानने की तैयारी हो गई थी कि चलो ठीक है कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए प्रपोजल फाइनल कर देंगे, जिसके आधार पर इंडियंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया जा सकेगा। पर वही बात है, ऑगस्ट ऑफर फेल हो गया था। फिर 1942 में एक और एफर्ट किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, जब क्रिप्स प्रपोजल आया था, क्रिप्स मिशन आया था, उसमें भी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन की बात बोली। बट वो बात कब एक्सेप्ट होगी? जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा। पर वहां पर गांधी जी ने क्या बोल दिया? ये तो भैया आपने पोस्ट डेटेड चेक दे दिया, जिसकी कोई गारंटी नहीं है, जिसका कोई बैंक ही नहीं है, और पता नहीं है कि जिस दिन हम चेक को क्लियर कराने जाएंगे उस दिन बैंक भाग जाए। तो ऐसे में हम नहीं मानते। तो ये क्रिप्स प्रपोजल था, इसको एक तरीके से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। वैसे देखा जाए तो मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट किया था इस बात पर कि भाई बात ऐसी है कि हमें 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज चाहिए होंगी। रीजन बीइंग कि हमें मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान बनाना है। तो ऐसे में डिवाइडेड इंडिया की डिमांड जो की गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहां पर नहीं मानी थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि इसके बारे में
जो डिवीजन का प्रोविजन था उसका मेंशन ही नहीं था। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आता है जिसके 3 मेजर मेंबर थे, एक तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, एक स्टैफोर्ड क्रिप्स और एक एवी अलेक्जेंडर। लॉरेंस, क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर, इन तीनों की लीडरशिप में ये कैबिनेट मिशन प्लान आता है जिसमें अल्टीमेटली ये कहा जाए कि हाँ जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात फाइनल कर दी गई थी। बट इस प्रपोजल को मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि अगेन वही बात कि हमें तो सेपरेट होना है, ये बात पे बिल्कुल एडामेंट हो चुकी थी अब तक मुस्लिम लीग, और इस बात को मोर और लेस कांग्रेस की तरफ से भी धीरे धीरे एक्नॉलेजमेंट मिलता चला जा रहा था। फिर आगे अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। ये ध्यान रखें, इस वीडियो को जब आप कंप्लीट कर लोगे ना तब तक आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का जो प्रोसेस है एकदम समअप होकर के आपका रिवाइज हो जाएगा। स्पीड बढ़ा सकते हो, अगर मेरी स्पीड बोलने की कम लग रही है तो 1.5 या 2x स्पीड से देख सकते हैं आप आराम से। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है जिसको मुस्लिम लीग के द्वारा बॉयकॉट कर दिया गया। बता दिया मैंने कारण क्यों। फिर 11 दिसंबर का दिन आता है जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं जिसके आधार पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट के तौर पे फाइनल कर दिया जाता है। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि 9 से लेकर के 11 तारीख तक फिर किसने काम चलाया। देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे सीनियर इंडिविजुअल थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो उनको फ्रेंच प्रैक्टिस के आधार पर टेम्पररी चेयरमैन के तौर पे अपॉइंट कर दिया था। और फिर ये इलेक्शन हो ही गया था 11 दिसंबर को। तब फिर राजेंद्र प्रसाद जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने तो यहां पर सच्चिदानंद सिन्हा जी फिर हट गए, जैसे कि आज के टाइम पे हम प्रोटेम स्पीकर का जो मैकेनिज्म है वो सुनते हैं। साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट्स भी वहां पर अपॉइंट हुए, जिनमें एक थे एच सी मुखर्जी और दूसरे थे वीटी कृष्णामचारी। नाम याद रख लेना भाई, एक एक। फिर 13 दिसंबर के दिन एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है पंडित नेहरू जी के द्वारा, जिसका नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। भाई सीधी बात है, जब तक आपको आपके ऑब्जेक्टिव, आपके एम्स, आपके टारगेट्स नहीं पता है तब तक आप क्या एफर्ट लगाओगे, डायरेक्शनलेस जिंदगी जीने से क्या मतलब है। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली ऐसा ही एक डॉक्यूमेंट था जिसने ये क्लियर डायरेक्शन दी कि इंडिया एक्चुअल में क्या बनना चाहता है ना, क्या एम है हमारे, जो कि आज के टाइम पे हम प्रियम्बल के तौर पे देख सकते हैं इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की इंपॉर्टेंट क्रक्स की अगर बात की जाए तो। फिर 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा नेशनल फ्लैग भी अडॉप्ट कर लिया। क्यों किया जी? 22 जुलाई के बाद में आ गया क्या आपका 15 अगस्त को। आपको पता ना हमें इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी, तो झंडा कौन सा लहराना है वो भी तो फाइनल होना चाहिए। तो वो 22 जुलाई 1947 को हो गया था। फिर 15 अगस्त 1947 को पावर ट्रांसफर हो ही गई थी। अल्टीमेटली 14 अगस्त को तो पाकिस्तान को स्वतंत्रता दे दी गई और 15 अगस्त को इंडिया को स्वतंत्रता दी गई। बट जो स्टेटस था वो डोमिनियन था। क्यों? अभी तक भी हम हेड ऑफ द स्टेट की बात फाइनल नहीं कर पाए थे। हेड ऑफ द स्टेट कब बने? जब हमारे पास में प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन हो, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर प्रोविजन हो हेड ऑफ द स्टेट के, जिसको आज हम बोलते हैं जिस पर्टिकुलर पोस्ट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वो प्रेसिडेंट की पोस्ट के बारे में अभी तक कोई प्रोविजन नहीं था ना, तो तब तक डोमिनियन ही रहा था इंडिया। डोमिनियन का मतलब हम मोर और लेस क्राउन से कनेक्टेड थे अभी तक भी, और जो ब्रिटिशर्स के द्वारा कानून बनाए हुए थे वो अभी चल रहे हैं। बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अंडर प्रोसेस तो था ही, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग तो स्टार्ट हो ही गई थी, जो कि अल्टीमेटली 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था, जिस दिन को हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे भी ऑब्जर्व करते हैं, राइट। उस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट कर लिया, एनेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद में उस दिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बनके रेडी हो गया था, उसी दिन को हमने कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्समेंट में नहीं लिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास में कोई कारण चाहिए था कि कौन सा दिन हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो वो दिन था 26 जनवरी का, क्योंकि आपको पता है ना कि लाहौर सेशन के टाइम पे पूर्ण स्वराज की डिमांड 26 जनवरी को ही की गई थी, इसलिए 26 जनवरी के दिन के लिए वेट किया गया। इसका मतलब 26 नवंबर से 26 दिसंबर, फिर 26 जनवरी, 2 महीने हो गए, 2 महीनों का इंतजार किया गया। उसी बीच में आप देखोगे कि 26 जनवरी से 2 दिन पहले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लास्ट मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है, जिसमें नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम भी फाइनल कर दिए जाते हैं। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, नेशनल एंथम आपका जनगण मन, राइट। ऐसे में फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्समेंट में आ गया और हम बन गए डोमिनियन हट करके रिपब्लिक। वैसे देखा जाए तो जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट हुआ था ना, उसी दिन डोमिनियन स्टेटस खत्म हो गया था, क्योंकि अब हमारे पास में
हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें हेड ऑफ द स्टेट का प्रोविजन हमने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो, राइट। फिर अगर बात करें तो पहली इलेक्शन की हम बात करें तो वो भी आपका 25 अक्टूबर 1951 से शुरू हुआ था और 1952 की 21 फरवरी तक चला था। फाइनल रिजल्ट की बात अगर करें तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो है वो भी आपकी 51-52 के टाइम पे कंसिडर हो गए, कंडक्ट हो गए थे। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंजिंग टास्क थी क्योंकि इलिटरेट लोग बहुत थे, लिटरेसी बहुत कम थी, पहली बार इलेक्शन कराना, ट्रेनिंग देना, बास स्केल पे इतनी बड़ी ज्योग्राफी वहां पर कंडक्ट कराना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। बट स्टिल हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बात में सफल होता है और आज भी सफल हो रहा है ये तो। फिर आ जाओ आप कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ की। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, है ना, तो शुरुआत में मुस्लिम लीग ने यस कहा था कि हाँ जी हम भी मेंबर बन रहे हैं। तो उस टाइम पर आप देखते हो कि टोटल 389 मेंबर्स की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, जिसमें जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस थी उनमें से 296 आते हैं और 93 इंडिविजुअल्स प्रिंसली स्टेट्स की तरफ से सीट अलोकेट, इंडिविजुअल्स के लिए 93 सीट्स आपकी प्रिंसली स्टेट्स के लिए अलोकेट हुई। तो टोटल नंबर आपका 389 हो गया। अब ये जो 296 थी, इनमें जो 11 गवर्नर की प्रोविंसेस थी जो बड़े स्टेट के तौर पे हम आज कंसिडर कर सकते हैं, उनको तो मिली 292 सीट्स और बाकी 4 सीटें मिल गई चीफ कमिश्नर वाली जो प्रोविंसेस थी उनको। तो इस तरीके से कॉम्पोजिशन आपको ध्यान रख लेनी है। इसके अलावा हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो लगभग पूरी इंडियन सोसाइटी को यहाँ पर मौका मिला था, जिसमें हिंदू, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, SC, ST, इवन हर एक कैटेगरी की वुमेन, इन सबको रिप्रेजेंटेशन का मौका मिला था। सीट एलोकेशन की बात करें तो सीधी बात है, पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग ये सीट एलोकेशन का प्रोविजन किया था, जिसमें मोटा मोटा फिगर जो दिया गया था वो था कि 10 लाख पीपल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सीट वहां पर अलोकेट की गई थी, राइट। जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी उनके अंदर आप देखते हो कि 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज के बीच में सीटों को डिवाइड किया गया, जो कि मोर और लेस कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म के आधार पर थी, जिसमें एक तो मुस्लिम, दूसरी कम्युनिटी आपकी हो गई, दूसरी जो मेजर कम्युनिटी थी वो सिख, और बाकी बचे हुए सबको जनरल में डिक्लेयर कर दिया, जनरल में इंक्लूड कर दिया। और ये सारा जो डिवीजन था सीट्स का वो था आपका पॉपुलेशन के बेसिस पर, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। अब आप बात बोलोगे कि SCs को जो रिजर्वेशन का प्रोविजन था वो तो देखो आपको इसमें डाउट ही नहीं होता, जनरल के अंदर ही उनको रिजर्वेशन का प्रोविजन दिया गया था पूना पैक्ट के आधार पे। बट ये दो जो है सेगमेंट, जिसमें मुस्लिम को तो 1909 से दे दिया गया था और सिक्स को 1919 से दिया गया था, ये दोनों को कंटिन्यू किया गया, बाकी को मोर और लेस जनरल में डाल करके और फिर बाद में SCs के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन कर दिया गया। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग सीट्स अलोकेट की गई। वोटिंग की बात करें तो देखो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स इलेक्ट होकर के आए थे ना, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के आधार पर होकर के आए थे। और वो इनडायरेक्ट इलेक्शन का मेथड कौन सा था? एग्जैक्टली वही मेथड था जो मेथड आज हम हमारे प्रेसिडेंट की इलेक्शन में यूज करते हैं, दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थी या फिर आपको असेंबलीज थी, वहां पर इलेक्शन हो गए थे 1937 में। तो उस टाइम पर जो इलेक्शन हुए थे उसके बाद में फिर 1946 में भी इलेक्शन हुए थे, और 46 के इलेक्शंस के बाद में आप नोटिस करोगे कि वहां पर जो असेंबली में मेंबर्स इलेक्ट होकर के गए थे प्रोविंशियल असेंबलीज में, उनके द्वारा हर एक प्रोविंस के लिए आप कहोगे कि स्टेट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे इलेक्शन किया गया था। जैसे आज हमारे राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं, मोटा मोटा वो मानो आप, राज्यसभा की जिस तरीके से इलेक्शन होते हैं, राज्यसभा में कौन वोट देता राज्यसभा के मेंबर्स के लिए? हमारे स्टेट में जो असेंबली है उसके मेंबर्स वोट देते हैं। तो एक तरीके से इनडायरेक्ट इलेक्शन के तौर पे गए, और मेथड आज भी हम यही यूज करते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और जो प्रिंसली स्टेट से उनको कह दिया कि भाई आप करो नॉमिनेट, आप हर एक प्रिंसली स्टेट के पास में एक सीट होगी, मोटी मोटी या छोटी प्रिंसली स्टेट थी उनको मर्ज करके एक सीट दे दी। तो 93 सीट्स थी, उनके लिए बोल दिया कि आप जो आपके हेड्स हैं, हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट, किंग हो गया मान लो या वो प्रिंस, तो वो नॉमिनेट करके भेज देगा अपने जो भी चाहते लोग हैं, कॉन्फिडेंशियल लोग हैं, उनके साथ कंसल्ट करके। तो ये नॉमिनेशन और इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन था मेंबरशिप को लेकर के। अब मेंबर्स की बात करें तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कुछ लोग थे इलेक्टेड थे जो ब्रिटिश प्रोविंस से थे, और कुछ नॉमिनेटेड थे जो कि प्रिंसली स्टेट्स से थे। और ये कहां से आए थे इलेक्ट होकर के? इनडायरेक्टली मैंने बता दिया आपको। ध्यान रखें, महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। दूसरी बात,
जो प्रिंसली स्टेट्स को 93 सीट्स अलोकेट की गई थी, ये वाली, इन 93 सीट्स को देखा गया तो वो वैकेंट ही रही, क्योंकि ये चाहते थे, अभी भी इनके दिमाग में ये थी कि अंग्रेजों के नीचे तो हम जी लिए, पर हम हमारी सत्ता नहीं खोना चाहते, तो हम नहीं भेजेंगे हमारा रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरीके से इन्होंने नॉमिनेट भी नहीं किया। खैर, इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्री बनना था, आज बन भी चुका है, वो हमें पता है। फिर बात करते हैं हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, दैट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में। देखो जी, ये किसने इंट्रोड्यूस किया? पंडित नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें मेन काम क्या था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, उसके क्या फंडामेंटल्स होंगे, क्या फिलॉसफी होगी, उसके बारे में आइडिया दिया। जैसे कि हम आज जस्टिस की बात करते हैं सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एस्पेक्ट में, तो वो चीजें कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ली हुई है। दूसरा, इक्वालिटी की बात करते हैं, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की, फ्रीडम की बात करते हैं, थॉट एक्सप्रेशन एंड बिलीफ की। ये सारी जो चीजें हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ली है, जो कि आज हमारे प्रीएम्बल में भी मेंशन मिल जाती है। और जब उस थीम को हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जब आगे हम विद द टाइम आगे बढ़ेंगे, तब यही प्रिंसिपल्स मोर और लेस सेंटर में आपको दिखने वाले हैं। इसके अलावा ये जब इंट्रोड्यूस हुआ था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, वो डेट तो थी 13 दिसंबर, और इसको फाइनली अडॉप्ट कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 22 जनवरी 1947 को। मोटी मोटी बात करें तो इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मॉडिफाई करके आज प्रीएम्बल के तौर पे हमने यूज कर रखा है, या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अटैच्ड है, जो हम देखते हैं। फिर आ जाओ इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 की बात करते हैं। इसका भी बड़ा इंपैक्ट रहा, क्योंकि इसी एक्ट के आधार पर पूरी पावर ट्रांसफर हुई थी। तो सबसे पहली चीज तो ये कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक फुली सोवरेन बॉडी के तौर पे रिकॉग्निशन मिला कि हाँ जी, अब बाहर का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, यहाँ पर जो लोग भी काम करेंगे वो इंडियंस होंगे, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। दूसरा, किसी भी तरीके का पुराना कानून है उसको हटाना है, उसमें चेंज लाना है, उसके लिए पूरी फुल्ली ऑथराइज्ड असेंबली, यहाँ पर ब्रिटिशर्स की तरफ से कोई इन्वॉल्वमेंट देखा नहीं जाएगा। इसके अलावा इससे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 2 सेपरेट फंक्शंस भी फाइनलाइज हुए। वो क्या हुए कि एक तो था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला, जिसको प्रिजाइड किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बट पैरेलली वहीं पर एक लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पर भी काम करने की जरूरत थी। तो ऐसे में ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, ये हमारे, आप कहो कि फ्री इंडिया के लिए एक प्रोविजनल पार्लियामेंट का भी काम कर गई। इसका मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट के तौर पर पहली बार अगर किसी बॉडी ने काम किया था हमारे देश में, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही थी। और ये फर्क कैसे पता पड़े कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन सी है और लेजिस्लेटिव बॉडी या फिर पार्लियामेंट कौन सी है? तो उसमें आपको मेजर फोकस करना है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन है। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, तब तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर जीवी मावलंकर जी है, तो वो लेजिस्लेटिव बॉडी, दैट मींस पार्लियामेंट के तौर पे काम कर रही है। दूसरी बात करें, मुस्लिम लीग ने शुरू में पार्टिसिपेशन की बात कर दी थी, तब 389 सीट्स थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, बट अगेन मुस्लिम लीग ने फिर विड्रॉ कर लिया। तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ मेंबर्स अगर देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो वो बच गए थे 299। ठीक है जी। फिर आगे हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या क्या काम हुए। तो सबसे पहला काम तो मई 1949 को इंडिया की कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को अप्रूव कर दिया। कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप सिंपल सी मानो कि ब्रिटेन ने एक ऐसा प्रपोजल तैयार किया था कि भाई हमने इतना रूल किया पूरी दुनिया पर हम बर्बाद हो चुके हैं, तो हम कम से कम हमारी लेगेसी को तो थोड़ा सा एक आइडेंटिफिकेशन के सिंबल के तौर पे कंटिन्यू करें। तो इसमें कॉमनवेल्थ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू किया गया। तो इसका मतलब ये गुलामी वाला पॉइंट नहीं था, ये था कि जस्ट हाँ ठीक है, हम ब्रिटेन के साथ में कॉर्डाइल फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करके चलेंगे। दूसरा, 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पे भी इलेक्टेड कंसिडर कर लिया गया। फाइनल सेशन जो हुआ वो 24 जनवरी 1950 को ही हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तौर पे, जिसमें अगर मोटी बात करें तो अभी तक टोटल 11 सेशंस हुए थे। टाइम आप देखोगे 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2-11-18 आपको याद रख लेना है। इतना टाइम के अंदर ये तैयार कर लिया गया था और खर्च हुआ था लगभग 64 लाख रुपए का। उस टाइम के 64 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है। बट आप देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इतना टाइम लगा, उसके बावजूद, या फिर कहें कि इतना टाइम लगा तो कितना वर्दी रहा कि आज भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये तो ध्यान है ही आपको कि जब तक हमारी नई पार्लियामेंट इलेक्ट होकर के नहीं आई थी, मई में रिजल्ट आए थे आपको, ये जो चुनाव हुए थे 1951-52 वाले, तो उसका जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक पार्लियामेंट प्रोविजनल पार्लियामेंट के तौर पर काम कंटिन्यू किया था इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। फिर आ जाओ मेजर कमिटीज की। देखो कमिटीज के बिना तो कैसे एक असेंबली काम करेगी, क्योंकि आपको डेलीगेट करना होता है, काम को रिड्यूस करना होता है।
सारे काम 100 आदमी मिलकर के नहीं कर सकते, कुछ कामों में 5 आदमियों की एक्सपर्टीज है, तो 5 आदमियों को ग्रुप बना करके काम उनको दे दो कि भाई ये तुम्हारा काम है, तुम लेकर के आओ, फिर हम कंसल्ट करेंगे बड़े प्लेटफॉर्म पे, फिर फाइनल कर देंगे उसको। तो ऐसे में मेजर कमिटीज की बात करें तो पंडित नेहरू जी की चेयरमैनशिप में 3 इंपॉर्टेंट कमिटीज चल रही थी। एक तो आप देख सकते हो यूनियन पावर्स कमेटी, दूसरी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तीसरी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अंडर में जो कमेटी चल रही थी उनमें देखें तो एक तो चल रही थी रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, दूसरी चल रही थी स्टीयरिंग कमेटी। इसके अलावा सरदार पटेल जी के अंडर में जो कमेटी चल रही थी उनमें प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट एंड एडवाइजरी कमेटी ऑन माइनॉरिटीज ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, ये हो गई। और फिर ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करें तो वो बी आर अम्बेडकर जी के अंडर थी, जिसकी वजह से हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे भी इनको रिकॉग्नाइज करके चलते हैं। अब ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करें तो 7 मेंबर्स की ये कमेटी थी, जिसमें चेयरमैन तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाकी मेंबरशिप की बात करें मेंबर्स की तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सलाउल्लाह और उनके अलावा एन माधवा राव जो कि बी एल मित्तर की जगह आए थे। बी एल मित्तर जी उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। और टी कृष्णामचारी जो कि डीपी खेतान की जगह लेकर के आए थे, डीपी खेतान जी की डेथ हो गई थी। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रख लेना ड्राफ्ट कमेटी में। साथ में कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट कर लिया था हमने, एनेक्टमेंट में कब आया था, 26 नवंबर 1949 को। आप देखोगे कि जब फाइनल मीटिंग हो रही थी, है ना, कब हुई, 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंटेशन में आ गया, एनफोर्समेंट में आ गया 2 दिन पहले। तो उस टाइम पर 24 जनवरी 1950 को जो 299 मेंबर्स थे ना, उनमें से 284 मेंबर्स ही वहां प्रेजेंट थे जब उन्होंने फाइनल डॉक्यूमेंट को साइन किया। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ तो उस टाइम पर आर्टिकल्स की संख्या थी 395 और टोटल शेड्यूल्स थे 8। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितने आर्टिकल्स आज के समय है, कितनी शेड्यूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और साथ में कितने पार्ट्स थे और कितने पार्ट्स हैं अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। यह आपके लिए टास्क है। इसके अलावा देखा जाए तो प्रियम्बल जो है वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जब तैयार हो चुका था उसके बाद में फाइनल डॉक्यूमेंट के तौर पे तैयार होकर के ऐड किया गया। इसका मतलब ये कि कॉन्स्टिट्यूशन को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ध्यान रखते हुए तैयार किया गया और फिर उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन रेडी होने के बाद में प्रियम्बल में कुछ काट चाट कुछ भी करनी थी वो करा करके फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल के तौर पे ऐड किया गया। ये हमें ध्यान रख लेना, जो कि मोर और लेस कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को शो करती है। वैसे देखा जाए अब बात आती है एनफोर्समेंट की। तो अब देखो एनफोर्समेंट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, जब 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 ये आर्टिकल्स थे ना, ये तो एज इट इज जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्टमेंट हुआ था 26 नवंबर का, एनफोर्समेंट से पहले ही लागू हो गए थे। जैसे कि सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट प्रोविजन, टेम्परेरी और ट्रांजेक्शनल प्रोविजंस, ये सारे काम जो थे वो कहीं ना कहीं ऑन द स्पॉट लागू हो गए। तभी तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्समेंट में आ गया, तो हम क्या बन गए, रिपब्लिक बन गए उस दिन। वैसे एनफोर्समेंट में आया तब रिपब्लिक बने, बट डोमिनियन स्टेटस है वो हट गया था हमारा, मोटी बात करें 26 नवंबर को। फिर हम मेजर पार्ट की बात करें तो वो रिपब्लिक डे को तो हम एनफोर्समेंट में लेकर के आ गए थे। रिपब्लिक डे 26 जनवरी को ही क्यों एनफोर्समेंट में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी में लेकर के आए, क्योंकि पूर्ण स्वराज की जो हमने डिमांड की थी दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन में, वो इसी दिन ली थी 26 जनवरी, इसलिए इसको एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन रिकॉग्निशन देने का पॉइंट बन जाता है। फिर हम बात करें इंडिया के इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसके आधार पर मोर और लेस कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्टमेंट से पहले तक काम चल रहा था वो रिपील कर दिए गए थे जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्टमेंट में आया। साथ ही साथ जो प्रीवी काउंसिल को, या फिर कहो कि अब द अबॉलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट ऑफ 1949, ये कंटिन्यू था। आपको पता है ना प्रीवी पर्स और प्रीवी काउंसिल ये क्या है सारा मामला, ये सारा है प्रिंसली स्टेट से रिलेटेड, क्योंकि उन लोगों ने अपने अधिकार सरेंडर किए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, या फिर ये कहें कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था उस टाइम पे, तो उनको कुछ रिलैक्सेशन देने का प्रोविजन यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है। सो वो थोड़ा सा कंटिन्यू रखा गया था। फिर आगे बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एडिशनली पता होने चाहिए। सबसे पहली चीज, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए क्या सिंबल डेडिकेट किया गया, एलिफेंट, सील भी बोल सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइजर कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो थे आपके BN राव। सेक्रेटरी कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, HVR अयंगर। चीफ ड्राफ्ट्समैन किन्होंने, मतलब वही कि अंबेडकर जी बोल रहे हैं
टाइप करके पूरा कंटेंट तैयार करने का काम SN मुखर्जी। इसके अलावा इंग्लिश में जो कैलीग्राफी हुई, मतलब हाथ से लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन को, वो काम किया गया प्रेम बिहारी रायजादा जी के द्वारा। और वही काम हिंदी में किसने किया? वसंत कृष्णा वैद्या जी के द्वारा। दूसरी तरफ इसको कॉन्स्टिट्यूशन को डेकोरेट करना, पूरा अच्छी तरीके से डिजाइन देना, वो काम नंदलाल बोस और BR सिन्हा जी ने मिलकर के किया था। अब हिंदी वाली अगर बात करें ना, तो देखो इसमें पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि हिंदी वाली कैलीग्राफी तैयारी तो हो गई, चलो ठीक है, बट इसके बारे में, हिंदी वाले वर्जन के बारे में इतना ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं था। तो 18वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1987 में आर्टिकल 394 ए ऐड किया गया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 22 में डाला गया। और इसमें क्या लिखा गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर ये मैंडेट है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी में ट्रांसलेशन कराएंगे और समय रहते हुए उसमें जो भी रिवीजन करने हैं, चेंजेस करने हैं, वो टाइम टू टाइम एज पर द इंग्लिश वर्जन करवाते रहेंगे। तो इससे रिलेटेड ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हमें ध्यान रख लेना है, हिंदी कैलीग्राफी एंड हिंदी वर्जन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात आती है तो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमें इतना ही देखना था। एक और सेशन में इसी तरीके से बहुत ही क्रिस्प मैनर में आपको और कंटेंट दिया जाएगा, जिसके चलते आप रिवीजन बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।